बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के मरहूम सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का जिनकी हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत हुई, तदफीन से कबल उनकी खिदमात के सिलसिले में ताज़ियती तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। आज तेहरान में इस सिलसिले में एक बड़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा वहाँ मौजूद थे। उनकी मुलाकात भी हुई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब से। उन्होंने मरहूम ईरानी सदर की नागहानी वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया और उनकी ईरान के लिए और पाकिस्तान के साथ जो उनकी एक दिल लगी थी उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मुलाकात में ईरान के कायम मुकाम सदर भी मौजूद थे। बाद अज़ां तेहरान में इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा किया गया, जिसमें आलमी रहनुमाओं के साथ साथ बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। कल भी हमने उनकी खिदमात पे उन्हें खराज तहसीन पेश किया था। कल उनके आबाई शहर मशहद में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। दूसरी तरफ हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पंजाब असम्बली ने रवां हफ्ते हतक इज़्ज़त से मुतल्लिक कानूनी बिल पास किया है, जिसकी बड़ी अहम नुकात हैं। इसका बेसिकली मकसद फेक न्यूज़ और प्रोपोगंडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई को अमल में लाना, खसूसी ट्रिब्यूनल्स का क़याम जो 6 माह के अरसे में फ़ैसले देने के पाबंद होंगे, फिर हतक इज़्ज़त की सूरत में हर जाने का दावा भी दायर किया जा सकेगा जो 30 लाख तक का होगा। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो प्रोग्राम में हम जानेंगे, क्योंकि इस हवाले से चाहे वो सहाफ़ती तंजीमें हों बेख्तिलाफ़ उनके एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो हमें इस वक्त लाइव ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब असमा बुखारी साहबा ने। उनका एक तो शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि इस मौके पे इस बिल लाने की क्यों कर ज़रूरत महसूस की गई, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और ये जो एक तासुर बन रहा है कि ये फेक न्यूज़ को कर्ब करने के बजाय एक सेंसरशिप की तरफ मामला जा रहे हैं, इस पर क्या सदाकत है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अनवर। अज़मा साहबा, आपको मैं कुछ खुलासा बयान किया क्योंकि मैंने मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें, उनके नुमाइंदगान और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातों का नुक्ते नज़र सुना। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते जानना चाहूँगा कि क्या वजह बनी कि हतक इज़्ज़त के कानून में नया कानून पंजाब असम्बली से पास किया गया, इसकी टाइमिंग्स और जिस तेज़ी से ये पास किया गया है, जो एक राय सामने आ रही है और मुशावरत नहीं की गई, इस हवाले से पहले बताइएगा कि ये क्यों कर ऐसा तासुर क्रिएट हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि जब भी आप किसी अहम सोशल मसले को जो है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करें, वो तो कई टॉपिक्स जो है वो टैबू बन जाते हैं, उस पर तो आप बात ही नहीं कर सकते। और अगर आप उसके ऊपर कुछ तस्हीह की कोशिश करें तो जरूर उसके ऊपर रिजल्ट उसके ऊपर जो है वो मुखालफत सामने आती है। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जल्दी नहीं है। अगर साल से एक बदतमीजी का, गाली गलोच का, इल्जाम तराशी का एक जो कल्चर एक कंटेनर से परवान चढ़ा था, उससे वो चलता चलता 10-12 साल बाद भी वो एक खौफनाक अफरियत की शक्ल में पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हर बंदा जो है उसको मादर आज़ादी है, वो किसी पे भी इल्जाम लगा सकता है, वो किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है, वो किसी की हद तक कर सकता है और शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। मजे की बात तो ये है, तो ये इसको ये ना कि जल्दी हो गया प्रोसेस पर अगर बात, तो ये अजीब बात है कि ये तो मेरी एक तसल्ली की बात है कि जितनी भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात आप जो हमारी साहब की तंजीम है, एक उसके अलावा तो कोई खास एतराज मैंने ना सुना है ना मेरी समझ में आया है। इल्जाम तराशी को जो है वो कब से इजहार राय कहा जाना लगा, मुझे ये नहीं समझ में आया। हम तो इल्जाम तराशी की बात कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है जो एक खबर के ऊपर उसकी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, वो पूरी छान पटक कर खबर देता है और वो खबर देता है, इल्जाम नहीं लगाता। उन लोगों का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये उन लोगों का प्रॉब्लम होना चाहिए। उनके लिए काला कानून जरूर हो सकता है कि जिनको जो है वो दूसरों की पगड़ियां उछाल कर, दूसरों की तस्दीक कर कर घर बैठ के मनगढ़ंत स्टोरियां बनाकर डॉलर कमाने का शौक है और वो इसके ऊपर शर्मिंदगी, जैसे मैंने कहा, कि महसूस भी नहीं करते। तो उनके लिए ये काला कानून जरूर हो सकता है, लेकिन आम प्रोफेशनल सहाफ़ी उसको मजबूत करने का कानून है। ये आम आदमी के साथ खड़े होने का, अवामी मफाद का कानून है।
कि अब एनफ इज एनफ। लेकिन अजमा सला कतकलामी माजरत, आपने कहा जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनको इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि जो सहाफ़ती तंजीमें, उन्होंने पंजाब असम्बली का बायकॉट किया, वो कह रहे थे कि उनके साथ मुशावरत में ऑन बोर्ड लिया जाए और मीनिंगफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए इसके पास होने से कबल। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसा कोई ऐसी नशिस्तें हुई, उनसे कोई उनको ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी राय ली गई, उनकी फीडबैक ली गई? जी बिल्कुल ली गई, और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने वो देखा भी और रिपोर्ट भी किया। 2.5-3 घंटे बहुत अच्छे माहौल के अंदर हमारी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो रही थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 70% से ज्यादा हमने बिल पढ़ लिया था और हम उसके ऊपर जो है वो मुशावरत कर चुके थे, और इनकी मुशावरत के बाद ही 2 तरमीम जो है वो उसी वक्त बैठकर उसको फाइनल किया गया, जिसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हवाले से उनका एतराज था, उसको हमने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में जो है वो चेंज कर दिया। दूसरा जो जर्नलिस्ट की तारीफ थी उसके अंदर जो है जर्नलिस्ट के साथ जर्नलिस्टिक टेक्निक्स जो है उनको बीच में शामिल किया गया, और ये दोनों जो है ये मुशावरत के बाद हुआ। लेकिन 2-2.5-3 घंटे तकरीबन होने वाले थे। एक साफी हमारे भाई आए और उन्होंने कमेटी रूम में, वो इनवाइटेड नहीं थे, वो आए और आकर उन्होंने जो है, ना वो किसी तंजीम के मेंबर है ये भी याद रखिए, वो आकर बैठे थोड़ी देर के लिए, आते ना मंजूर, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तो हमने उनको ज्यादा मतलब हमने कहा जी कोई बात नहीं, आप नहीं मानते, हमारी बात सुन ले बैठ के। उन्होंने उसके बाद 2-2 3-3 करके जो मेंबर्स थे, जो हमारे अहदेदार हैं साफी बरादरी, उनको कमरे से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। अच्छा। और कमरे से बाहर खड़े करके वो वहां पे छड़ दियो जी, होगी जी कंसल्टेशन, केड़ी कंसल्टेशन करनी है, इनको अगले हफ्ते तो पाओ फिर देखांगे। तो दिस वाज दी एग्जैक्ट सेंटेंसेस जो वहां इस्तेमाल किए गए, कहे गए। उसके बाद आकर फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, वो होगी कंसल्टेशन, आप इसको अगले हफ्ते तक पेंड कर दें। तो मैंने गुजारिश की कि जी मुझे ये बता दें कि हमारा कोई डेडलॉक नहीं है, हम किसी पॉइंट पे आके फंसे नहीं हैं कि जहां पर हमें मजीद किसी आगे जाने की जरूरत पेश आए। इसके ऊपर हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी नहीं बस अब इसको आप अगले हफ्ते तक पेंड कर दें, इसको हम बाद में देखेंगे कि करना क्या है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट जो एक इवेंट ऑफ सीरीज है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा। जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे थे, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें इजहार राय पे जो है पाबंदी कहाँ है अभी इसमें तक। उस्मा साहब, चूंकि आपके बाद हम अपने जर्नलिस्ट कोलीग से भी बात करेंगे, लेकिन जो मैंने नुकात सुने, नसरुल्लाह मलिक साहब को मैं सुन रहा था, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे बिल के तहत 30 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया जा सकता है, जो कि ट्रिब्यूनल के फैसले, हतमी फैसले के बाद एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हर्जाना जो है वो उसकी अदायगी होगी। तो इस पे जरा बताइएगा फिर, मतलब बारे सबूत जो है जिस पे इल्जाम लगेगा उसने देना होगा, क्योंकि आपका खुद का भी एक डिस्टिंग्विश लीगल बैकग्राउंड है। तो उन्होंने कहा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो उस पे इल्जाम लगे वो देगा, और ये 30 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट। ये इसका हर्जाने का जो दावा है, अगर वो साबित होता है, वो जमा कराने होंगे। देखिए पहली तो बात यह है कि जिस शख्स की हद तक हुई है वो साबित करेगा कि मेरी जो है वो मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया है वो झूठा है, या जो इल्जाम लगा रहा है उसके पास ये करेज और ये सबूत होना चाहिए कि वो अगर इल्जाम लगा रहा है तो उसको साबित भी कर दे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इल्जाम लगा रहा है साबित उसी को करना है। अगर किसी को शौक है मुझे चोर कहने का, तो अनवार साहब उसको साबित करना चाहिए ना कि मैं चोर हूँ। मैं अपनी गवाही कहाँ देती फिरूं, और मैं कहाँ से जो है वो मैं की हद तक भी हो रही है जिसपे झूठा इल्जाम भी लग रहा है, और उसको कहा जाए कि जी आप जाकर जो है वो इसको साबित करें। ऐसा इस कानून के अंदर जो इल्जाम लगा रहा है उसको सोच समझ कर बात करनी होगी। अब ये कानून जो है ना वो हमेशा डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं। अब ये सोसाइटी के लिए मैसेज एट लार्ज है कि बराए मेहरबानी जिसने गुफ्तगू करनी है वो सोच समझ के गुफ्तगू करे, और अगर किसी को इल्जाम लगाना है तो वो अपने सबूतों के साथ इल्जाम लगाए, फिर ठीक है। लेकिन अगर किसी को शौक है किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने का, तो फिर वो सबूत भी जो है वो लाने की हिम्मत और वो कोशिश करे। और सहाफी जो है वो बगैर सबूत के कभी बात नहीं करता, सवाए उन लोगों के जो सहाफियों के नाम को इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनका जर्नलिस्टिक जो तरीकाकार है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात 30 लाख की जहां तक आपने बात की, 30 लाख अगर आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो देखें तो ये डैमेजेस जो है ये बहुत बड़ी मिलियंस में होते हैं उनके उसके ऊपर। तो ये तो हमने तो सिर्फ 3 मिलियन का है। और देखिए अगर कोई 2,500-3 हजार डॉलर कमा रहा है भाई, अगर मेरी बेइज्जती करके मेरा इल्जाम लगा के, तो कोई बात नहीं, 30 लाख रुपए उसमें से जमा करा देगा ना कोर्ट के अंदर एज ए डैमेजेस के तौर के ऊपर। और वो जो ये हर्जाना है ये उसको जमा कराना, एक सरेंडर करना है अदालत के सामने कि जो ये आपको ये पता है कि इस पूरे बिल के अंदर हमने कहीं पुलिस का कोई लेना देना नहीं रखा, हमने कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें नहीं डाली। इसमें सिंपल एक सिविल सूट है, और सिविल सूट के अंदर देखिए जो आ रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ,
या मैंने कोई गलत नहीं किया, तो वो अपनी एक सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर के ऊपर वो पैसे वो जो है वो जमा करा रहा है, और वो उसके बाद अपना केस आर्ग्यू करेगा। अगर वो साबित कर लेगा, वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं कर सकेगा तो हमने इस बिल के अंदर जो क्लेमेंट है उसको भी हमने खुली छुट्टी नहीं दी है। क्लेमेंट जो है उसको प्यूरेटिव डैमेजेस देने पड़ेंगे जो 10 गुना ज्यादा होंगे इस 3 मिलियन से। अच्छा। तो जो अगर इल्जाम जो है वो गलत अगर जो केस लेके जाता है तो वो 10 गुना ज्यादा जो है वो सजा का हकदार होगा। तो इसलिए हमने जो खामखा की लिटिगेशन है, जो खामखा का इल्जाम तराशी है वो क्लेमेंट की तरफ से आए, उसको भी डिस्करेज किया। ट्रिब्यूनल्स की जो तैनाती है उसमें साहब ये भी बताते चलिएगा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको खासी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, उनकी तैनाती जो है वो आला अदलिया करेगी या हुकूमत पंजाब करेगी? जी वही तरीकाकार है जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हायर जुडिशरी से लेकर जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जो वजह तरीकाकार है वही तरीकाकार इसका है कि कंसर्न हाई कोर्ट्स जो है वो इन कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स बनाती हैं। वो बेशक बैंकिंग कोर्ट्स हों, वो सिविल कोर्ट्स हों, इवन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हमारी तैनातियां होती हैं वो भी जो है तो इसके अंदर कोई नया तरीकाकार इख्तियार नहीं किया हमने, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमने वही कहा है जो पाकिस्तान के अंदर मुरवजा कानून है। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस मैम, ये बताइएगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इसको आउटराइट रिजेक्ट कर रही है और उन्होंने कहा है कि इनको अदालतों में चैलेंज करेंगे, तो इसके क्या फेट होगा अगर अदालतों में ये मामला चला जाता है? मैं नहीं समझती कि कोई अदालत जो है वो छुट्टी दे सकती है कि जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ को शौक है, चूंकि हर एक को गाली देने का, हर एक की पगड़ी उछालने का, तो उसको ये छुट्टी मिलती रहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा जो है उनका हक है, वैसे वो जाना चाहे कोर्ट में, हम अपने जो है वो उसको डिफेंड करेंगे, अपने लॉ को। हम वो रैशनल और वो तमाम चीजें जो पता भी हैं बहुत सारे लोगों को लेकिन वो जानबूझकर मासूम बन रहे हैं, उसको भी जो है वो हम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे और तमाम हकायक जो है वो भी कोर्ट के सामने रखेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे। इस वक्त और कोर्ट्स जो है वो कोई किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं रहती हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। वो भी देख रहे हैं कि रोज क्या होता है, किस तरह से इल्जाम तराशी की जाती है, रोज किसी को चोर डाकू कहना रिवाज बन गया है। तो जाहिर है कोर्ट्स जो है उनको भी इसके ऊपर जो है वो देखना होगा। लास्ट में आपकी विफाक में भी हुकूमत है, पीएम के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, पंजाब की सतह पे आप लोग कानून लेकर आए हैं, कुछ इस हवाले से बताएंगे? ये भी नुक्ता आ रहा था कि फिर हर सूबे का अपना हद तक इज्जत का कानून होगा, उसके अपने जो है वो ज़ाब्ते होंगे। हो सकते हैं जी, इसमें क्या बुराई है। एक तो जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो कंकरेंट लिस्ट खत्म हो चुकी है और उस पास इख्तियार है कि अपने अपने लिए कानून साजी कर सकते हैं, और ये क्रेडिट तो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को जाता है कि उन्होंने ये बदतमीजी, बेहूदगी और तराशी का जो कल्चर है इससे अपने सूबे की आवाम को, अपने सूबे की औरतों को जो है महफूज रखने के लिए ये कदम उठाया है। और अगर इसके ऊपर जो है वो फाक की सतह पर भी लेजिस्लेशन हो जाए तो ये और भी अच्छा होगा। पीका ऑर्डिनेंस पे तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है, हस्बत साहब इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए जी, पीका जो है वो डेफामेशन के क्रिमिनल साइड को डील करता है जी, ये बात समझने की जरूरत है। ये सिविल सूट है सिर्फ, जिसके अंदर कोई पुलिस, जैसे मैंने कहा, कोई क्रिमिनल साइड इसकी नहीं है। अगर जो पीका जो है उसके अंदर क्रिमिनल साइड आती है, यानी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई फेक तस्वीर पोस्ट करता है जिसके अगर या कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट करता है और उसके ऊपर जो है वो फोर्जरी हो सकती है, उस पर बहुत सारे और मुकदमात जो है वो देखे जा सकते हैं, वो डेफेमेशन लॉ के साथ भी अटैच किया जा सकता है। तो ये पीका जो है वो क्रिमिनल साइड देखता है जी डेफेमेशन की, और हमने एक सिंपल सादा सिविल सूट जो है वो प्रिस्क्राइब किया है अपने डेफेमेशन लॉ में। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहबा, वज़ीर इत्तलात और नशरियात हुकूमत पंजाब, हमसे गुफ्तगू करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ और हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अब्दुल्ला मोमन साहब, डैशिंग यंग जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट है। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट पीजे मीर साहब, जिनका पाकिस्तान में भी सहाफ़त और बैरून मुल्क भी एक तवील कैरियर है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। दौरान गुफ्तगू हम दीगर आवाज़ें भी लेकर आएंगे, बल्कि डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, वेरी नोटेड सिक्योरिटी एनालिस्ट, एकेडमिशियन, हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पे भी। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपकी भी सवाल से काफ़ी रिसर्च है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की इजाज़त से पीजे मीर साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पीजे मीर साहब, सर जो मेरा सवाल जवाब था, माफ़ कीजिएगा, अज़मन बुखारी साहबा के साथ, वो आपने सारा सुना। जो सहाफ़ियों के ज़हनों में सवालात थे वो मैंने उनके सामने रखे, जो जवाबात आए हैं
इस पे अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है? उन्होंने कहा कि डायलॉग तो हो रहा था, मुशावरत भी हो रही थी, लेकिन फिर कहा गया कि इसको 1 हफ्ते के लिए पेंड कर दें, मुलतवी कर दें। तो उन्होंने कहा कोई तातुल नहीं था, इसलिए उन्हें कोई वजह नहीं समझ आई कि क्यों कर ये मुतालबा सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से किया जा रहा था। क्या कहेंगे इस कानून के जो खदोखाल उन्होंने सामने रखे हैं और जो डायलॉग की बात हो रही है कि इसको मुशावरत इस हवाले से की जाए? देखें, मैं आप सबसे पहले कहूँ अनवार कि ये जो लॉ है इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं जो उज़मा ने बात की है, आई एंडोर्स दैट, लेकिन साथ साथ इसके अंदर कई लकूनस हैं। आई टेल यू अबाउट दैट। जी जी। हमने बड़ी बदतमीज़ी की है, बड़े लोगों को डिफेम किया है पाकिस्तान के अंदर हर जगह। ये नहीं कि पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, सब पार्टीज़ ने किया ये, और ये सब पार्टीज़ ने बिल्कुल बेड़ा गर्क किया एक दूसरे का, बदतमीज़ी इतनी की है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये जो लॉ है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इमिनेंट है और बड़ा टाइमली है। हमने आगे देखने, पीछे छोड़ दें, बड़े स्केल्टन्स हैं, हर जगह स्केल्टन्स पड़े हुए हैं, और इस लॉ को हमने आगे देखना है कि आगे ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे चले। अब ये हो गया। साथ अब आपने एक पॉइंट रेज किया कि जी 30 लाख रुपीस, दुनिया के अंदर कोई पहले फाइन नहीं देता, पहले उसको प्रूव करो कि वाकई वाज देयर अ डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। जब कोर्ट्स डिसाइड करेंगी फिर वो 3 मिलियन क्या 50 मिलियन भी दे दें। उस्मान ने सही बात की है, बाहर तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर्स आ गए। ये इसका देख लो, इसका जो ट्रंप है, कितने कितने इस तरह के चार्जेस पड़े, हर एक के पास पड़े। द क्वेश्चन इज कि आपने इसको सही तरीके से देखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। बद से बदनाम बुरा बहुत बुरा होता है, और डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर एक सिंगल लाइन किसी प्रोग्राम में, आपका हो मेरा हो किसी का हो, हम वो लाइन कह दें तो अगले की तो पगड़ी उछल गई। नाकाबिले मुझे तलाफी अभी नुकसान हो दुबई जाता है से उसको। कि ठीक है। एक स्टेट एजेंट ने कॉल किया, कॉन्टेक्ट्स हैं सारे, तो उन्होंने अनवार मुझे कहा कि यार आपके तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, ये तो इन पे ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनका बेटे का वो फ्लैट है उधर है, ये है वो है। मैं कहा हाँ यार ये खबरें आ रही हैं, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द ट्रूथ। कहते सर मैंने ये ट्रांजैक्शन की है, मेरे पास एफबीआर की रिपोर्ट है, मेरे पास ट्रेल ऑफ मनी है, मेरे पास जो पैसा यहाँ इन्होंने दिया है वो हर चीज़ लीगल है, तो ये पाकिस्तान में आप लोग कर क्या रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, यहाँ तो हमने हर एक शोर मचा दिया, ओ जी ये हो गया, वो लुट गया, फलाना ये कर गया, ये कर गया। ये बहुत अच्छा लॉ है, इस लॉ को हमने ठीक करना है, क्योंकि अगर आगे आपने इसको ना ठीक किया, इट इज नॉट वन पार्टी और जर्नलिस्ट और एनीबॉडी, हम अपने सिस्टम को डिरेल कर देंगे। अच्छा। हम हर चीज रूमर्स पे कर देंगे, फेक न्यूज पे कर देंगे। उसने देखा नहीं, मैं ये भी एग्जांपल जो ट्रंप का दिया है, ये फेक न्यूज कितनी चलाई थी सीएनएन ने, कितनी फेक न्यूज निकली हैं और इसमें क्या सच्चाई निकली है। सो हमने, अब हमारा एक डेवलपिंग मीडिया है, इस मीडिया को हमने एक संजीदा, एक सीरियस रूट्स पे लेके चलना है, और एंड फॉर द फ्यूचर। बड़ी गलतियां हुई हैं जैसे मैंने पहले कहा है, बहुत स्केल्टन्स है, लेकिन वी गॉट टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, मूव फॉरवर्ड। आपने बड़ा हम लोग अगर कोई आपने कहा वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन इसमें आपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी, लेट ऑल ऑफ अस उनको सजेस्ट करें ये है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि सजेशंस भी आने चाहिए कि किन किन चीज़ों पे इतराज़ात हैं। अब्दुल्ला, आपको भी मैं कमेंट चाहूँगा, आपने पीजे मीर साहब की भी गुफ्तगू सुनी और उस्मा बुखारी साहबा की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। क्या कहेंगे एक वर्किंग जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से, चूंकि इसका इतलाक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी होगा? थैंक यू अनवार। देखिए, वैसे तो पंजाब का कानून है, ज़्यादा पंजाब की हद तक होगा, लेकिन मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगा। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ टाइम में न सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, यूट्यूबर्स ने ख़ासकर सोशल मीडिया पे, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो भी फेक न्यूज़ प्रमोट करते हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल देख के रोज़ाना की बुनियाद पे वो फेक न्यूज़ जो है वो प्रमोट करते हैं। तो ये मामला सिर्फ उस तक नहीं आएगा सहाफ़ियों तक, ये इनके ख़िलाफ़ भी आएगा। तो हमें हद के इज़्ज़त के जो कवानीन है उसको तो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें भी कोई भी शक नहीं कि न यूट्यूबर के पास लाइसेंस है, न सहाफ़ी के पास लाइसेंस है, न किसी और के पास लाइसेंस है कि वो जो है वो किसी की पगड़ी उछाले। इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि ये जो कानून बनाया गया ये अजलत में, मतलब बहुत जल्दी में बनाया गया, और उससे उस हवाले से जो है वो मुशावरत नहीं हुई। कानून के ऊपर बात हो सकती है, मतलब कानून में मसाइल है। एक तो ये कि जिस पे इल्ज़ाम लगता है उन्होंने ख़ुद को
मासूम साबित करना है, बल्कि एग्जाम्पल यही है कि प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने उसको गिल्टी साबित करना है, जबकि इस कानून में ही कहा, जबकि इसके साथ साथ अभी ट्रायल का मरहला जो है शुरू नहीं हुआ और आपने उस पर 30 लाख जुर्माना जो है वो आयद कर दिया। जबकि आपने कतक इमाजत आपने सुना कि जब मिनिस्टर साहबा से मैंने यही सवाल रखा था तो उन्होंने कहा इसका मकसद डेटरेंस भी है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है इनकम का, ज़ाहिर बताओ वो सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रही थी इन डॉलर्स, तो उन्होंने कहा कि इसमें फिर अगर कोई इस तरह का करेगा तो एक तो डेटरेंस होगा, जुर्माना देना होगा, और अगर साबित ना हो सका तो जो जिसने दावा किया होगा उसकी भी पॉजिटिव एक्शन होगी और इससे कई गुना ज्यादा उस पर भी फिर जुर्माना आयद हो जाएगा या हर्जाना आयद हो जाएगा। देखिए, आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, अब सारे सहाफ़ी जो है वो यूट्यूब से पैसे तो नहीं कमाते सही ना, कह रही है, डॉलर्स बात में आ आपकी रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछे कि आप 30 लाख जुर्माना दे दे तो शायद मतलब मैं नहीं दे सकता। तो इस तरह बाकी सहाफ़ियों का भी हाल है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो तनख्वाह पे ही गुजारा करते हैं। तो इस कानून के अंदर लेकुनास तो है, उसको इम्प्रूव करना है। मतलब ये नहीं है कि आप अभी आपके इंटेंशन ये है कि फेक न्यूज़ को रोकना है, लेकिन आपके बिहाइंड द डोर इंटेंशन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप साफ़ी तंजीमों के साथ बैठ के जो उसमें नुक्स है उसको दूर करें, बावजूद इसके कि आप अजलत में उसको जल्दी में आप मंजूर करें, तो फिर ये कि ट्रिब्यूनल जो है वो आइनी ओहदेदार जो है उनको इससे मतलब बरियत दी गई है कि वो जो ट्रिब्यूनल है उसके उनके सामने नहीं आएंगे, बल्कि उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट का एक सिंगल रुकनी बेंच जो है वो जो है वो इस पे मतलब ये तखसीस रखी गई है कि जो सहाफ़ी हैं वो तो ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे, लेकिन जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो हाई कोर्ट के सामने। ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि इस तरह के ट्रिब्यूनल के जो इमरान बनते हैं उसका, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस है तो उसका जो टेन्योर है वो वाजे होना चाहिए कि वो कितने साल का होगा, जबकि इस जो ट्रिब्यूनल है उसमें ये टेन्योर वाजे नहीं है। तो बहुत सारे मतलब ये कि डिफेम पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का एक भरमार है। एक सहाफ़ी, एक बहुत बड़ी एंकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने एक दावा किया, एक कुछ लोगों ने शरारत की कि बुशरा बीबी और उनके हस्बैंड के दरमियान इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर जो है वो लड़ाई हो गई और बुशरा बीबी को दूसरी जगह पे उतार दिया गया। तो उस एंकर ने दावा किया कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बात खुला तक पहुंच गई और एक सहाफ़ी की शरारत थी, उन्होंने एक शरारत की, उन्होंने मीडिया को नहीं दिए। तो इसमें जो है वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कि आपने उसके मतलब एक बंदे को डिफेम किया, ठीक है, वो तरह और नहीं होना, आप सही कह रहे हैं कि इससे कितना नुकसान भी पहुंचता है। और इसमें जो सबसे बड़ा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट है इसके अंदर, मतलब जो नया कानून है, अगर मैंने कोई गलत खबर दी तो मुझ पे जो है वो उसकी सजा होनी चाहिए कि आप मुझे सजा दे, बावजूद इसके कि आप मेरा इदारा जो है वो बंद करें। तो इसमें ये वाज़ेह है कि जहाँ से ये नशर हुआ है उसको भी बंद करना होगा। अच्छा, ये भी इसमें नुकता है। ओके, ये बड़ा आप नुकता आपने उठाया है। मैं डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से जानूंगा कि इंटरनेशनली क्या प्रैक्टिसेस हैं फेक न्यूज़ के कला कमा करने के हवाले से। जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं एंड ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं भी ये समझता हूँ कि उसका बेहतरीन हल ये है कि जो डिफेमेशन के कानून हो, एक तो वो बहुत मौसर हो और उसका इतलाक भी हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम जब प्रेस लॉज पढ़ते हैं तो उसमें कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे पीजे मीर साहब ने भी कहा कि अगर अखबार में कुछ शायद सुर्खी लग जाए या खबर फ्रंट पेज पे लग जाए तो उसकी तरदीद जो है वो बड़े अंदर के सफ़ों में जाकर छोटी सी खबर भी दी जाती है कि शायद लोग पढ़ ही ना सकें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे कि फेक न्यूज़ का कला कमा डिफेमेशन मौसर कवानीन है या सेंसरशिप है? डेफिमेशन के मौसर कावानीन से ज़्यादा सेंसरशिप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वीक पीटीवी एकेडमी में ही एक वर्कशॉप हुई जिसमें मुझे भी मौका मिला फेक न्यूज़ को एक्सप्लेन करने का। तो और भी बहुत सी जगहों पे मैं ये, क्योंकि सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं बताती हूँ कि फ़ेक न्यूज़ क्या है। तो हमारे यहाँ सहाफ़ी तबके को सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको अभी फ़ेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ के दरमियान फ़र्क ही पता नहीं है। अभी तो आप डेफेमेशन की बात कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट अटैक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में तो रियलिटी की ट्रीटमेंट भी आ जाती है और पूरी दुनिया जो है अब उस पूरी एक प्रोफाइलिंग हो गई है कि फेक न्यूज़ है क्या। फेक न्यूज़ में ये नहीं है कि सरेआम जो है वो आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं या तस्वीरों को टेम्पर कर रहे हैं या आप करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का जो है वो खासा है। इससे बढ़कर भी फेक न्यूज़ में आप रियलिटी को ट्रीट करते हैं, आप वेरिफिकेटरी इंफॉर्मेशन देते हैं, आप वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। और मैं मिनिस्टर बुखारी से बिल्कुल एग्री करूंगी
कि अगर कोई बंदा सहाफ़ी है और उसे सहाफ़त करनी आती है और वो सेंसेशनलिज्म से या वेरिफिकेटरी इंफॉर्मेशन से अपनी रोजी रोटी नहीं करता है, तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप मेरी ज़ात पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो आपके पास इस बात का सबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ज़ातियात पे कीचड़ उछालने तक नहीं रही हुई है, यहाँ पे मुल्क की सालमियत का, सॉवरेनिटी का मसला भी हो गया है। कीचड़ उछालने वाले तमाम जो मीडिया पोर्टल्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो आलाए कार भी बने हुए हैं इदारों के खिलाफ, वो रियासत के खिलाफ। और वो फेक न्यूज में हम सिर्फ ये इस एक बात पे नहीं कह सकते कि ये 30 लाख में अगर आपने किसी की जात पे कीचड़ उछाल दिया, आपने किसी के खिलाफ खबर गलत लगा दी, इसमें तो बहुत ज्यादा आगे डिटेलिंग में भी जाना चाहिए कि फेक न्यूज, आप फेक फाल्स तो फाल्स है, पहले आप फेक न्यूज है उसमें आपके पास राय बराबर सच तो है, लेकिन आप राय बराबर सच जो है वो अपनी सहाफती डिग्निटी को सामने रखकर, अपनी प्रोफेशनलिज्म को रखकर दे रहे हैं, या आप उसको फेक न्यूज बना रहे हैं। और दुनिया में फेक न्यूज जो है उसकी बाकायदा डेफिनेशंस आ गई हुई हैं। और लास्ट वीक की जो है पीटीवी एकेडमी में एक वर्कशॉप थी जो मैं करवा रही थी, तो उसमें मेरा अजराए तफन्नुन मैंने यही कहा कि, और यही कानून जो है वो डिस्कस हो रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा होगा कि आज हम सब बहुत एग्री कर रहे हैं कि मैं तो सहाफ़ी नहीं हूं, आप सब लोग सीजन सहाफ़ी जो हैं, आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत सफ़र कर रही है, आपकी बीइंग जो है वो अपेरेंस के जकड़े में आई हुई है। लेकिन जिस दिन कोई कानून ऐसा आ गया जिसमें इस्लाह की गुंजाइश, जिसने आपकी इस्लाह की गुंजाइश हुई, तो सबसे पहले हम लोग होंगे जो प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाएंगे। तो मुझे वो बात याद आ रही है कि आखिर सहाफी को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उसे ये कहा जाए कि तुमने अगर कोई ऐसी खबर जो तुम्हारी वेरीफाइबल नहीं है तुम उसे नहीं दोगे, और अगर तुम ऐसा करोगे जिसकी वेरिफिकेटरी होगी, जिसकी वेरिफिकेशन मुझे खुद बैठ के अपने कॉग्निटिव सिस्टम से करनी पड़ेगी, और जिसके अंदर इस बात का मार्जिन होगा कि जिसमें से सच ढूंढ के सच की ट्रीटमेंट की जा सकती हो, तो फिर तुम्हें कटहरे में खड़े होने में प्रॉब्लम क्या है? एक जो सही सहाफी होगा उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अभी 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें अगर आपके पास थोड़ा सा मुझे वक्त दें तो हैरान कुन जो है उसमें इंकशाफात हैं, रिसर्च मैं कर रही थी फेक न्यूज के बारे में ही, कि फेसबुक के ऊपर हर तीसरे से चौथा जो अकाउंट है, यानी 3 to 4%, नॉट तीसरे से चौथा, वो फेक है। और टोटल नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स हैं फेसबुक के ऊपर वो है 103.6 मिलियन से लेकर 129.6 मिलियन अकाउंट्स तक। अच्छा। और सिर्फ 2022 में 1.3 बिलियन फेक अकाउंट्स जो हैं वो फेसबुक ने बंद किए हैं। ये हम सिर्फ एक फेसबुक की बात करें, क्योंकि मुझे एक आर्टिकल लिखना था कि एक पॉलिटिकल पार्टी है हिज़्ब इख्तिलाफ की, जिनका एक टूल ही इस वक्त ये है कि उन्होंने फेक न्यूज़ जो है वो बनानी है, क्राफ्ट करनी है, इंजीनियर करनी है, और रियासत के इदारों को, रियासत को नुकसान पहुंचाना है। तो वो यूरोप में क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फेक अकाउंट बने हुए जो हैं वो उनको खरीद रहे हैं। तो ये मेरे पास खबर आई तो मैं इसकी रिसर्च में गई, तो मुझे पता चला कि फेक अकाउंट पहले ना सिर्फ बनाए जा रहे हैं बल्कि बाद में खरीदे जा रहे हैं। तो ये पूरा एक धंधा है और ये बहुत गंदा धंधा है, और इस कानून को बनाकर हम सब बचेंगे, और ये दुनिया में हर जगह पे ये कानून बन रहे हैं, आपका हर आपका जगह। आम नुकात उठाएं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, आपने पहले जब मैंने सवाल किया तो मैं पीजीबी साहब और अब्दुल्ला मोहम्मद के सामने नुकात रखूंगा, लेकिन आपने कहा था कि मैंने कहा था डिफेमेशन लॉस का इफेक्टिव होना ज्यादा बेहतर साबित होगा फेक न्यूज को रोकने के लिए या सेंसरशिप। तो आपने सेंसरशिप का कहा था कि वो बेहतर होगी, एम आई राइट? मैं देखिए, मैं इन दोनों में जो आपका डेफिमेशन का लॉ है ना, बेसिकली ना तो मेरा कोई लीगल वो है, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सूट है, सहाफ़ी में हूँ नहीं। जो मैं आपकी बात समझी हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें सहाफ़त में सेंसरशिप की ज़रूरत है। और आप बात कर रहे हैं डेफेमेशन लॉ की, तो डिफेम करना तो बहरहाल अगर उस पर कानून ठीक। है और कानून सही होने चाहिए तो वो होने चाहिए, लेकिन ओके। मेरा कहना ये है कि इसको अम्ब्रेला करें टोटल सेंसरशिप में। अब लेकिन मैं इसकी लीगैलिटी में नहीं जाऊंगी, ओके, क्योंकि अब ये जाहिर मैं बात है, सही ये बात अब करने आप पे का। नुक्ता उठाया तो मैं पीजी मीर साहब से जानूंगा। पीजी मीर साहब, आप क्या कहेंगे? वो टोटल सेंसरशिप की बात की डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने, साथ में उन्होंने ये भी नुक्ता उठाया कि जो फेसबुक के हवाले से जो उनकी रिसर्च है वो आपने सुन ली। एक और नुक्ता ये है कि अगर मतलब हाथ साफ है, दामन साफ है, तो कटहरे में खड़े होने में क्या कबात है सहाफियों को? अच्छा, डॉक्टर साहब की मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन
एज फार एज सेंसरशिप इज कंसर्न, अगर आप एक फिल्म बनाते हैं तो आपको बोर्ड ऑफ सेंसर है, वो उसको देखता है, फिर उसको सेंसर कर देता है। जब टेलीविज़न है आपके पास डिलेयर है, जब सोशल मीडिया है वहाँ सेंसरशिप कोई नहीं है, वहाँ तो फ्री फॉर ऑल है। तो जब वहाँ आप देखते हैं तो ये जो आप लॉज लेके आए हैं, ये लॉज ज़्यादातर उधर इम्प्लीमेंट करेंगे, उधर अप्लाई भी करेंगे। लेकिन एक और बात, आप पूरे इदारे को इसका तो नहीं बिठाएंगे ना। अब कई इदारों ने डिजिटल खोला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, इदारे बंद कर दें? नहीं, ये एक सेल्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में है ऑफकॉम। ऑफकॉम जो है, अगर आप 19-20 करेंगे, एक आदमी अनवार, एक आदमी का लेटर जाएगा कि देखो जी उन्होंने ये ब्रॉडकास्ट की थी, जिस टेलीविजन से मैं मुंसलिक था, हम 3 दफ़ा गए उधर और उन्होंने 15-15 हज़ार रुपए का, पाउंड का उन्होंने फाइन किया है। सिंपल इज दैट, नो क्वेश्चंस। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो देखते हैं और वो कहते हैं नो दिस इज ऑब्जेक्शनेबल एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब बात आती है कि अब सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि ये बिल्कुल बेलगाम हो गया है, और यहाँ अब जिसकी मर्जी उठा के पगली कर दें, और एक दूसरे से यूट्यूबर्स, मैं देखता हूँ, मेरा अपना एक चैनल है पीजे मीर। द क्वेश्चन इज, वो कहते हैं नहीं जी, जब तक आप वो थंबनेल्स बड़े सेंसेशनली लगाएंगे, आप ये सेंसेशन नहीं क्रिएट करेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। तो द आंसर इज डोंट वरी अबाउट इट, एज लॉन्ग आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो और ईमानदारी की ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हो एंड प्रोग्राम्स कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। लेकिन ये कसूर हमारी आवाम का भी है कि हमारी आवाम को मसाले चाहिए, उनको चाहिए कि भाई किसी की पकड़ी उछल रही है, ये हंस रहे हैं, फिर वो उसके क्या है, वो टोटे बना के इधर उधर वो मिक्स करके एक दूसरे की बदतमीजी पे ये तुल जाते हैं। दैट इज नॉट जर्नलिज्म एंड दे आर नॉट, आई डोंट कॉल देम जर्नलिस्ट। ये जो इस तरह के लोग होते हैं, उठ के किसी का मजाक उड़ाना, किसी की पगड़ी उछाड़नी, और मैं देखो, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ, सब मेरे दोस्त प्राइवेट भी हैं एंड प्रोफेशनली भी हैं। ये मरियम जो है, मरियम नवाज, इसके मुतालिक क्या गंदी गंदी बातें लोगों ने की हैं, ये बुशरा बीबी, इसके मुतालिक कितनी गंदी बातें की हैं, और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कितनी की हैं, हर एक की हमने बिल्कुल पगड़ी उजाड़ के रख दी हुई है। इज दैट गुड? नो, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन लोगों को मजा आता है, ऐसे लोगों को चाहिए डिस्करेज करें। इन लोगों का काम है कि डिस्करेज करें। अगर आप इनको इनकरेज करेंगे, उनकी रेटिंग बढ़ती है। और ये जो आपके रेटिंग देने वाले, ये ओ हो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी, किसी की पगड़ी उछल की है, किसी को गालियां हो गई हैं, वो मरवत का देख लो, वो क्या वो बातें करता है, उसको उठा के हर जगह आपने हीरो पकड़ के बना दिया हुआ है। दिस इज नॉट द वे। हमने जर्नलिज्म को बिल्कुल एक खराब एक एंगल दे दिया हुआ है। हमें संजीदगी दिखानी। आप अपने मुल्क के हालात देखो यार। जी सर, ये लेकिन इसमें नुक्ता ये, फिर मैं अब्दुल्ला के पास जाऊंगा। आपने कहा कि ज़ाहिर बात है कि बिगाड़ एक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो खुद एहतसाबी का अमल है वो इंटरनली अगर स्टार्ट हो जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? ये जो एक्सटर्नल कवानीन है, इनकी नौबत ही नहीं आएगी। तो उसकी क्या वजह है? वेयर इज़ द मिसिंग लिंक? जो अब खुद एहतसाबी कहते हैं, या जो तथहीर का अमल है, वो अगर इदारा जाती हो जाए, खुद ही मैं सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ती इदारों की बात करूँ, जैसे अखबारात में एक एडिटर का रोल होता है, जैसे डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा तो खैर उसको सेंसरशिप के नाम से लेकर आ रही हैं, लेकिन जैसे पहले का एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एक गेट कीपिंग होता है, अखबारात के एडिटर होते थे, वो खबर देखते थे कि ये छप सकती है या नहीं छप सकती। तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो सकता, चाहे वो सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हों, या जो आपने ऑक्सफैम की बात की लंदन में, यहाँ पर डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वो क्या उसका निमुल बदल नहीं हो सकता? आपने बड़ा अच्छा ये ना, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट अनवार आपने रेस किया है। ये जो चीज है ये हमने देखनी है कि पेमरा जो है, सबसे पहले पेमरा जो है ये जाके पर एंटायर मीडिया को एक अपना एक रिजॉइंडर दे कि भाई दीज आर द गाइडलाइंस और इसके ऊपर आपने नहीं जाना। फिर उसके बाद आई थिंक मेरी नज़र में ये जितने भी न्यूज़ एडिटर्स हैं, पेमरा उनको बुलाए, न्यूज़ एडिटर्स को, और बिकॉज दे आर द वंस जो कि न्यूज़ भी आगे जाने देते हैं, दे आर द वंस जो कि न्यूज़ स्टॉप भी करते हैं, ये इनको बताएं भाई दीज आर द गाइडलाइंस, जो मर्जी करो बट डोंट हर्ट द स्टेट। State cannot be hurt by anybody, whether in Pakistan or anywhere else in the world. So the question is, state interest up है, दूसरा जो आपका इंटरेस्ट है, ये फिर आप इनको गाइडलाइंस दें, एंड दिस इज द वे। अब आप देखें कई रिपोर्टर्स हैं बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के सवाल कर देते हैं। दीज आर नॉट द क्वेश्चंस यू नीड। वो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि हम कोई पता नहीं ऐसे तुरंबाज है। नो माय फ्रेंड्स,
क्वेश्चन वो करे ऑब्जेक्टिविटी के कि आपने सवाल किया है, उससे एक ऐसा जवाब आए कि जिस पे अवाम को एक तसल्ली पहुंचे। Okay. दिस इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमेशा से बहस रही है कि एक होता है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, एक होता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, और बड़ी थिन लाइन है और हर किसी की अपनी अपनी तशरीहात हैं। आपने दोनों नुक्ता नज़र सुन ले, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए पीजे मीर साहब से के कुछ बात के बहुत सारी चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ चीज़ से मैं इख्तलाफ करता हूँ। जी, प्लीज़। वो ये कि जर्नलिस्ट एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई कि जर्नलिस्ट जो है वो पेट्रियाटिक होगा और वो मुहिब वतन होगा। ऐसा कुछ नहीं है पूरी दुनिया के जर्नलिज्म के अंदर। जर्नलिस्ट सिर्फ ट्रूथ बताता है कि हक़ाइक़ क्या है, चाहे उससे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबली वो फैक्ट बेस हो। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि अखबार के एडिटर्स या टीवी के जो ब्यूरो चीफ्स है, जो टीवी चैनल्स के, उसको बुला के ये चीज़ें। अब मसला जो है मतलब ज़्यादातर अखबारात में एक एडिटोरियल, एक एडिटर की, जिस तरह आपने गेट कीपिंग की बात की, वो बहुत हद तक कमज़ोर हो गया, लेकिन है टीवी के अंदर भी जो है खबर जो है कुछ हद तक कुछ चैनल्स में है, कुछ में नहीं। सेंसर मतलब एक मैनेजरियल रोल है, वो खबर आप शेयर भी करते हैं, उससे गुजरते हैं, प्रोसेस से सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का है कि अब जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में, अब स्पेस ऑलरेडी श्रिंक हो गया है, अखबारात में जगह नहीं है, टीवी चैनल के अंदर जगह नहीं सकती। हाँ, तो वो यूट्यूब पे टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हाँ इस पे आगे तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं है। अब देख, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो और जब आप वो सवाल करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब उसने एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक इदारे में ट्रेनिंग नहीं लिया, उन्होंने इंटर्नशिप नहीं की। तो फिर ये कि वो रेटिंग के चक्कर में होता है। मतलब आप बहुत सारे, जिस तरह पीजे मीर साहब ने वाज़ेह किया कि थंबनेल्स देके कि रात की तारीख में हमला हुआ और अडियाला के कैदी को रिहा किया गया। इवन मैंने थंबनेल्स देखे जिसमें कहा कि शहबाज शरीफ साहब को 2 गोलियां लगी। मतलब ये किस किस्म की सेंसेशनल है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरह की चीज़ें जो है उसके लिए प्रमोट करते हैं। क्या खाक है, फिर क्या हो सकता है? अगर ये जैसे कानून आया है, आप नहीं समझते कि ये उसको गिरफ्त में ला सकता है, ऐसे इन रुझानात को जो जिन थंबनेल्स की आपने बात की? देखिए एक बात ये कि हमने ये किया कि ट्विटर पे फेक न्यूज़ के काउंटर करने के लिए हमने पूरा ट्विटर ही बंद कर दिया। वो आपकी ठीक है, अब बात जो है वो फेसबुक तक भी आ जाएगी, बात इंस्टाग्राम तक भी आ जाएगी। बहुत से लोग यूज भी करते लेकिन बड़े मुश्किलात है। मेरे ट्विटर की ट्रैफिक बहुत कम हुई है बहुत हद तक। तो ये मसला, तो एक नेशनल कंसेंसस के साथ आप एक कानून बनाएं जिसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमें हो। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मतलब मैं, अगर आप पे अनवार साहब पे मैं मतलब उसके हवाले से कोई रिजर्वेशन है कि इसने ये काम किया है, तो मुझे आपको अप्रोच करके आपसे पूछ लो। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारे स्टोरी जब हमारे पास डेट आते हैं तो 2-2 हफ्ते में इंतज़ार करते हैं। जो बंदा है वो नंबर नहीं उठाता, वो व्हाट्सएप मैसेजेस पे जवाब नहीं दे, तो मजबूरन जो है वो आपको स्टोरी पर कैरी करनी होती है। आपके पास सबूत तो होते हैं। मुझे खुद 3-4 डिफेमेशन नोटिस आए हैं क्योंकि मैंने 10 दिन 12 दिन जो है वो इंतज़ार किया। तो फिर वो आपके खिलाफ डिफेमेशन में जाएगा। आप उसमें गिल्टी हो या नहीं हो, लेकिन आपका वक्त ज़ाया होगा, आपको वकील को फीस देनी होगी, बहुत सारे मसाइल हैं। तो एक नेशनल एक बड़ा मसला है, मतलब फेक न्यूज़ का इस वक्त एक बहरान है पाकिस्तान में। आपने रिसेंट वाक़या देखा कि मुझे लोगों ने कॉल्स की सोशल मीडिया पे कि 3 पाकिस्तानी लड़कियां जो है किर्गिस्तान में रेप हुई और जो है वो कश्मीर के अंदर फ़ौज ने 14 लोगों को मारा। मतलब एक फेक बेस पे कोई चीज़ होती है कि आप जल्दी के चक्कर में, तो ये दोनों मसाइल हैं कि फेक न्यूज़ भी है। अब हुकूमत को बैठना होगा सहाफ़ती तंजीमों के साथ जो एक्सपर्ट है, एक ऐसा कानून हो जिस पे सबके कंसेंसस हो। अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फैक्ट चेक जो है उसको रखना चाहिए, जो कि बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं सहाफत के, वो होने चाहिए। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहबा, ये जो नया इवॉल्व सोशल मीडिया है, ज़रा इसका फुटप्रिंट आया ही वेस्ट से है, और पाकिस्तान में भी बहुत से यूट्यूबर्स वो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं। हमारे अपने भी बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। पीजे मीर साहब ने जैसे अपना जिक्र किया, लेकिन बहुत से ऐसे जिनकी, जैसे आपने इदारों के बारे से बात की, वो ज़्यादातर ऑपरेट ही बाहर से कर रहे हैं। उसके लिए क्या लाएमल होना चाहिए? और वेस्ट में ये जो इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर भी बड़े रुझानात पाए जाते हैं, वो कैसे टैकल कर रहे हैं इनको? टिकटॉक जो है अमेरिका की एक स्टेट में बंद हो गई है और वो ऐसे ही टैकल करते हैं जैसे इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए। हमारे अभी आज की बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है और इस डिस्कशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो एक तो ये कि रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो है, मेरा ख्याल है क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप उसके अपोजिट कैसे कर सकते हैं? क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता? तो जर्नलिस्ट तो रिस्पॉन्सिबल ही होना चाहिए। दूसरा एक बात ये आई कि हमसे ये डिमांड की जाती है कि हम पैट्रियाटिक हों
और हम पेट्रियाटिक नहीं होकर फैक्ट चेकिंग करेंगे। आप पेट्रियाटिक बिल्कुल मत हो, लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल भी अपनी डोमेन में मत लेके आए। और नेशनल सिक्योरिटी को अपनी डोमेन में लाने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी बातें उन पे आप बोलने से थोड़ा सा या तो इज्तनाब करें, या फिर ये देखें कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है वो कितना सफ़र हो सकता है। मसलन आप फॉरेन अफेयर्स हैं, मसलन दोस्त ममालिक हैं, मसलन आपकी फॉरेन पॉलिसी है, तो आप या तो उस पर एक्सपर्ट हैं और आप बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर थंबनेल्स बनाना और मीम्स बनाना और कार्टून बनाना और फिर उसके बाद ये कहना कि हमें सावधानी चाहिए, और फिर ये कि अगर डेफिमेशन हम पे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम 30 लाख कहाँ से देंगे, क्यों हम पे होगा। तो बात सिर्फ ये है कि अगर अमेरिका में टिकटॉक जो है वो बैन हो सकती है, तो पाकिस्तान में ट्विटर क्यों नहीं हो सकता। और वो ट्विटर जो कि सिस्टमेटिकली इस्तेमाल हो रहा है, लोगों ने इसको अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, फेक न्यूज को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, और आप उसको क्यों नहीं बैन कर सकते हैं, जबकि वो आपके लिए, आपकी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, आपके लिए थ्रेट बना हुआ है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इसमें इतना है क्या, इस्तराब है क्या, कि क्या हमसे खबर की तस्दीक करवाई जाएगी। तो क्या ये सहाफ़ी का काम नहीं है कि वो खबर देने से पहले उसकी तस्दीक कर ले। या फिर ये कि मेरी अपनी आवाज मेरे कानों में आ रही है। चले आप बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी, मैं ये कह रही आपको हम थी सही कि सुन रहे हैं। ये सहाफ़ी को रिस्पॉन्सिबल बहरहाल होना है, चाहे ठीक। वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो किसी इदारे के साथ है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो सच्चाई को बैठकर एक लैब के अंदर ट्रीट नहीं करेगा। जहां से आपका सवाल शुरू हुआ था कि क्या ठीक। वेस्ट में भी यही फिनोमेना है, तो ये पूरा फिनोमेना पोस्ट ट्रुथ का इरा है। ये पोस्ट ट्रुथ इरा है जिसके अंदर आपको ये फेक न्यूज का फिनोमेना नजर आता है, जहां हम इंसानों ने, न्यू लिबरल्स ने नई फिलॉसफी और इज़म्स को मानने के बाद ये ठीक। डिसाइड किया कि मेरा सच और तुम्हारा सच, हमारे दोनों के सच डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस पे अगर हम गए तो फिर थोड़ी सी बहस लंबी हो जाएगी। बहस और लंबी हो ये जाएगी, कि लेकिन अपने बड़ा अहम नुकात उठाएं, दोबारा लौट के आऊंगा। पीजे मीर साहब, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी उसकी डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा ने मेरी भी नज़र से गुजरी, मीडिया इन द पोस्ट ट्रुथ एरा, यानी कि पोस्ट ट्रुथ, सच के बाद का जो है बाद सच मीडिया, अगर मैं इसका उर्दू का सही तर्जुमा कर रहा हूँ, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? ये जो अब बहस चल निकली है मीडिया इन द पोस्ट ट्रुथ एरा, उसमें सच्चाई को ढूंढना, हकायक पर मबनी, वो जो हम जब पढ़ते थे कि 5 W's and 1 H की बुनियाद पे खबर बननी चाहिए, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, अब वो उसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया के आने से। थंबनेल्स की बात की अब्दुल्ला मोमन साहब ने, कैसे अब इसको कन्फ्रंट किया जाए? डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा का तो ये आर्गूमेंट है कि टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया है, तो क्या कबात है अगर पाकिस्तान में एक्स पर बंदिश है? सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट आज है, पहले थी, आगे भी आएंगी, कई गवर्नमेंट्स आएंगी, इनको चाहिए कि ये जो पैसे देते हैं ये सबको एक सही तरीके से पैसे दें फॉर देयर कैंपेन्स होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, जो भी होगी, क्योंकि मोस्टली मीडिया डिपेंड करता है ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। प्रोविंसेस के अंदर भी करता है, फेडरेशन में भी करता है। ये इसको बड़ा जुडिशियसली करो। अब बात आती है, सीधी सी बात है अनवार, कि मीडिया चलता है पैसे पे। किसी ने अपने वो करोड़ों रुपए लगा देते हैं एंड दे वांट रिटर्न्स। अब आपके रिटर्न्स जो हैं, कई मीडिया हैं विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, ये रिपोर्टर्स को पैसे नहीं देते हैं, वो बेचारे जाके इधर उधर से लेके हर किस्म की न्यूज़ हर किस्म के कॉनोटेशंस लगा देते हैं, और उसको बाद में हम जो कहते हैं ना पोस्ट मीडिया, वो आप उसके बाद फिर आप उसको डिटर्मिन करते हो, असर्टन करते हो। इनको तनख्वाहें दो, मीडिया के अंदर तनख्वाहें दो इनको, ये आपके कैमरामैन है, रिपोर्टर्स हैं, हर चीज़ है। जब तक ये आपकी लाइफ लाइन है, हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सेंसरशिप और लॉज और ये और वो, जब आपका एक जो वर्कर है वो बिल्कुल सही तरीके से रजा हुआ वर्कर है, वो काम भी आपको ठीक देगा। तो जब आपका वर्कर ही बेचारा भूखा नंगा है, उसके पास खाने को घर पे नहीं है पैसे, तो क्या करेगा वो? फिर आपके पास इस तरह की चीजें आएंगी, ये बिल्कुल आप मार खाएंगे, कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे। सो द फोरमोस्ट थिंग इज, ये जो हम कानून ज़ादी और कानून और ये वो छोड़ दे इसको साइड पे, अपने मीडिया को आप ठीक करो, अपने वर्कर को सही तनख्वाह दो। आप एंकरों को लाखों लाखों देते हैं, तो ये क्या, ये जो काम करते हैं कैमरे के पीछे, ये इंसान नहीं है? दुनिया के अंदर बीबीसी के आप देखो, स्काई के देखो, फॉक्स के देखो, CNN के देखो, उनकी तनख्वाहें देखो,
और रिपोर्टर्स देखो क्या करते हैं। हमें अपने आप को खुद रिफॉर्म करना है। और याद रखो अनवार, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करें। तनकीद लो बराए तामीर और सीखो उससे। हम वो नहीं है, हमारा शॉर्ट फ्यूज है। जरा मैंने आपके खिलाफ बात कर दी, आपने मेरे हरजाना और आपके ऊपर केसेस पढ़ के, ये तो हमारा मोडस ऑपरेंडी है। ठीक। सो इसलिए ये लॉ जो आया है बड़ा अच्छा लॉ है, इसको आपने खुली नजर से देखना है। ये सबके लिए अप्लाई करता है। मेरा ख्याल पहले बात की थी अभी मेरे भाई ने कि ये एट द एंड ऑफ द डे ये इन पे भी करेगा। जो आज की हुकूमत है ये उल्टी सीधी करेंगे, कल गवर्नमेंट से बाहर होंगे, इन पे भी होगा। सो हमें हर एक को एक ही तराजू से तोलना है, मुख्तलिफ तराजों से नहीं तोलना। और हमने सबसे पहले देखनी पता क्या, पाकिस्तान, हमने उसको देखना है। एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं सारी बात को समेट दिया है। वक्त मेरा ख़त्म हुआ जाता है। अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शाजिया चीमा आपका बहुत शुक्रिया, और पीजे मीर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हर शो। और उस्मा बुखारी साहबा जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है हुकूमत पंजाब, उन्होंने भी शिरकत की। जो पंजाब असम्बली ने व्यूअर्स बिल पास किया है हद तक इज़्ज़त का, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बहस कर रहे थे, और इस बहस को, इस डिबेट को अपने प्रोग्राम की अगली नशिस्तों में भी उठाएंगे। और ज़ाहिर बात है सबसे बेहतर नुक्ता यही होता है कि मीनिंगफुल डिस्कशन हो और फिर उसका वे फॉरवर्ड सजेस्ट हो। इसी टेक अवे के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे सैयद मारूल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आइंदा नशिस्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।